बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा की जो जंग है वो याद रखिएगा, कोई ऐसी जंग नहीं है जो हमने आज से पहले देखी। ये रजीम चेंज की जंग है। अब सिनेरियो ज़रा समझिए क्या होने वाला है। यमन ने इस वक्त अपनी फोर्सेस को, यमन के हूथियों ने मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया है और अब वो निशाना बांधने के लिए जा रहे हैं इसराइल और अमेरिका के शिप्स को। अभी निशाना कैसे बांधेंगे? जैसे ही ईरान की जंग छिड़ेगी और इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इस दफा ट्रंप ने जो ऐलान किया उसने कहा है कि आप तख्ते उलट दो, मैं आ रहा हूं। इस सूरत हाल में यमन अपने ऑपरेशन शुरू कर देगा रेड सी में। और यहाँ पर असल में एक तो उन्होंने सोमाली लैंड की वजह से वैसे भी अटैक करना था इसराइल पर, तो वो इसराइल के शिप्स पर और अमेरिका के शिप्स पर अटैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अमेरिका को इंगेज रखना बड़ा ज़रूरी है इस रीजन के अंदर। तो वो अटैक करने के लिए मुकम्मल तौर पर जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये अटैक शुरू हो जाएगा और ऊपर से यमन के पास जो मिसाइल हैं उनमें एडवांस लेवल के मिसाइल अब ईरान ने दिए हैं, क्योंकि अब जो खतरा है ईरान को वो आज से पहले कभी भी नहीं था। अब तो उसके वजूद को खतरा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल कुछ ऐसी तबाही प्लान कर रहे हैं जिसमें अकेले ऐलान का जो लड़ना है वो इतना आसान नहीं होगा। तो ईरान ने फैसला किया है कि अब यमन को साथ मिलाया जाए। तो अब ये अटैक शुरू करने वाले हैं और इस दफ़ा अटैक बड़े ज़्यादा होंगे, बड़े पैमाने पर अटैक होंगे और अमेरिका के साथ जो उनका मायदा था वो टूटने जा रहा है। आपको पता है सबसे पहले जो प्रॉब्लम अब आ रही है वो प्रॉब्लम अमेरिका को आने वाली है बड़ी ज़्यादा। प्रॉब्लम ये है कि ईरान में अभी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई है नेतन्याहू को और ट्रंप को, कि आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि अगर लेट से आप अटैक करते हैं, कोई साइबर हमला कर देते हैं, या आप बिल्कुल डायरेक्टली कोई मिसाइल मारते हैं, या उसके अलावा इनके पास, अमेरिका के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो पूरे ईरान को पैरालाइज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ट्रंप को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें बात डिस्कस हुई है कि इसराइल ने डिसेबल किया था सिस्टम, ख़ास तौर पर बंदर अब्बास वाली साइड पर। तो ये अगर हम चाहें तो इनकी ट्रेन्स, गैस स्टेशन, तमाम चीज़ें डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि अगर हम आयतुल्ला की गवर्नमेंट गिरा देंगे तो उसके बाद हमें फ़ायदा होगा, पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका और इसराइल मज़ीद तबाही का शिकार हों। क्योंकि जो अगर सूरत हाल हम देख रहे हैं कि ये मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम ये कहीं नहीं जाने वाले। आप अगर लीडरशिप को मार देंगे तो हो सकता है उसके बाद जो टेक ओवर कर ले वो ज़्यादा ख़तरनाक हो और वो ज़्यादा तबाहकुन हो। हम ये समझ रहे हैं कि फौरी तौर पर हम कोई ऐसा लीडर ले आएंगे, जैसे रज़ा पहलवी को ले आएंगे, और रज़ा पहलवी आ जाएगा और वो बड़ा इसराइली फ्रेंडली पोजीशंस लेगा और शाह ईरान के दौर की तमाम चीज़ें बहाल हो जाएंगी। ये या कोई ऐसा बंदा ले आएंगे जो सीधा इसराइल के साथ खड़ा होगा और बस हमारे लिए बड़ा फ़ायदा है। उससे क्या, ऐसा नहीं होने वाला। ईरान की जो अवाम है वहाँ तकरीबन आप समझ लें कि 9 करोड़ की आबादी है और 9 करोड़ की आबादी में 90% लोग या 95% लोग ये बिलीव करते हैं कि हमें चाहे इवन के आयतुल्ला से इख्तलाफ हो या ना हो, वो चला जाए या ना जाए, लेकिन हम इसराइल के साथ नहीं खड़े होने वाले। तो इसराइल से वो नफ़रत करते हैं। और नफ़रत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि इसराइल इस मुल्क में तबाही ले आ रहा है और वो ईरान को पसंद नहीं करता और उसका अगला निशाना हम है। असल में लोग परेशान हैं महंगाई से। लोग परेशान हैं कि ख़ास तौर पर ख़वातीन समझती हैं कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हिजाब मुसल्लत किया जाता है, या लोग समझते हैं कि करेंसी डीवैल्यू हो रही है, ताजर निकले हुए हैं। लोग इस तरह के मामला से ज़्यादा परेशान हैं। वो इसलिए नहीं परेशान कि इसराइल से ताल्लुकात बेहतरी करने, तो लिहाजा जो भी अगला आएगा, परेशानी ये है उनकी कि वो आकर हो सकता है कि जो आयतुल्ला ने हेजिटेशन दिखाई है वो उससे ज़्यादा आ जाए, और वो पॉसिबिलिटी है कि अंदर से वो पहले से तैयार बैठे हुए इसराइल के खिलाफ बड़े इकदाम कर लें। अब इसकी आप मिसाल ले लें कि ईरान का जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, वो असल में नहीं चाहता कि हमला हो और वो जंग नहीं चाहता और बहुत सारी सूरत हाल। अब आप इमेजिन करें उस प्रेसिडेंट के बाद कोई ऐसा बंदा प्रेसिडेंट बन जाए जो तैयार बैठा हुआ इसराइल पर अटैक करने और अमेरिका पर अटैक करने, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो ये सारी सूरत हाल इनको बताई गई है कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है एडवांसमेंट हो जाए। यानी इस दफ़ा जो आप ये समझ रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जो भी बंदा आए वो हो सकता है वेस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले, अमेरिका के खिलाफ हो जाए और अमेरिका के साथ साथ वो ख़ास तौर पर इसराइल के खिलाफ हो जाए, जो इसराइल को लेने के देने पड़ जाए।
तो इस सूरत हाल के अंदर हो सकता है यमन की हूथियों को बैक करे और वो सीधा अमेरिका पर अटैक करें और इन पर अटैक करें। तो ये सूरत हाल जितना हम आसान समझ कर बैठे हुए थे, ये उससे 1000 गुना ज़्यादा भयानक मामला सामने आने वाला है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर क्या इसराइल सरवाइव कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसराइल ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब ट्रंप असल में ईरान के लोगों से खिताब करना चाहता है, वो ईरान के लोगों को बताना चाहता है कि क्या सूरत हाल, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एक बात आप जहन में रख लें, अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें ट्रंप को खातिर खा कामयाबी नहीं मिल पाई जो वो ये समझ रहा था। इसीलिए आप सोचे ट्रंप ने ये बात कही है कि मैं तमाम ईरानियों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग तबाही कर दें, आप सब कर दें, आपको मदद मिलने वाली है। देखिए ईरान में इंटरनेट चल नहीं रहा, पूरा ईरान बंद है, तो ट्रंप का मैसेज तो जा नहीं रहा और बाहर से पहले कॉल्स भी बंद हो गई थी। इंटरनेशनल सतह पर कॉल्स तो बहाल हो गई हैं, लेकिन सूरत हाल फायदेमंद नहीं है। तो जो मर्जी आप कर लें कि आप जो मर्जी कह लें, ये तबाही बहुत ज़्यादा आने वाली है और अमेरिका इस तबाही के अंदर खुद भी लपेट में आने वाला है बहुत बुरी तरह। तो अब अगले मरहले पर जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है कि ईरान पर जब ये अटैक करेंगे तो देखिए अब स्टारलिंक को तो अनब्लॉक किया है, यानी उनका जो पूरे का पूरा सिस्टम वो ईरान का ब्लॉक करके अपना लगाना चाह रहे थे, उसको पूरी तरह रोका है, जैम किया है चाइना की और रशिया की मदाखलत से। ईरान के पास कोई चीज़ें नहीं थी, तो आपको क्या लगता है कि वो चुप करके बैठे रहेंगे, तमाशा देखते रहेंगे? उनको अगर या तो अपनी तबाही बड़ी पक्की है तो फिर तो वो तमाशा देख सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। तो उसके बाद जो अगला मरला है वो हो सकता है हिजबुल्लाह भी जंग छेड़ दें और वो भी इनके साथ लड़ाई कर लें। और उसके अलावा जो ईरान के मिसाइल है, क्योंकि फाइनल कॉल होगी तो हो सकता है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तबाही का मामला सामने रखे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है तो अमेरिका पर जब डायरेक्ट अटैक होना शुरू हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि ईरान में एहतजाज भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखिए जब ऊपर से मिसाइल आ रहे होंगे तो कोई बेवकूफ़ी होगा कि वो ये देखेगा कि ये मिसाइल मुझ पर गिरे या फलाना हो जाए। असल में जितनी ऑप्शन इस वक्त बताई गई हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आज तक जितनी ईरान पर पाबंदियाँ लगी हैं उसका गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने मिसाइल बनाए, उन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाए, नुकसान हुआ है आम आवाम को। एग्जैक्टली अगर हम इसी तरह देखें, इसका जो फ़ायदा होने के लिए जा रहा है या नुकसान होने के लिए जा रहा है वो दोनों अलग चीज़ें हैं। सो अगर ये कोई यानी गैस स्टेशन बंद कर दें, ट्रेन बंद कर दें या बहुत सारी सूरत हाल, तो उसका आम आवाम को नुकसान होगा, वो उल्टा इसराइल के खिलाफ जाएंगे। रिसेंटली जब इसराइल ने अटैक किया था तो तेहरान शहर खाली होना शुरू हो गया था। लोगों में आज भी नफरत पाई जाती है इसराइल के खिलाफ ईरान में। तो ओवर द नाइट आप समझ लें कि यहाँ पर जो भी सूरत हाल होगी वो बेसिकली जिस तरह इसराइल सोच रहा है कि जी बड़ी फ्रेंडली हो जाएगी या ये फलाना हो जाएगा, ऐसी कोई सूरत हाल अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जंग इतनी आसान नहीं है। क्या ये हुआ तो हुआ, कतर से अगर हमला होगा तो कतर पर जाहिर सी बात है ईरान अटैक करेगा, तो क्या कतर तक की जंग रहेगी? फिर ये जंग आगे बढ़ती जाएगी और उसके बाद कतर क्या अमेरिका को रोक पाएगा? वो ईरान को रोक पाएगा। अब आप यहाँ एक और सूरत हाल समझे कि क्या इसराइल भी चाहेगा कि ईरान हमला रोके? देखिए अगर कतर पर हमला हो रहा है तो फायदा किसका हो रहा है? लेट्स से अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है, इसराइल फिलहाल पीछे रहता है, वैसे उसने रहना नहीं है, लेकिन लेट्स से वो पीछे रहता है और कतर अटैक कर रहा है, यानी कतर से मुराद है कि अमेरिका के फौजी अड्डे कतर में वो अटैक करें। अब ये वापस पलट कर करेंगे तो किसकी बदनामी हो रही है? कतर के खिलाफ कौन है? इसराइल। तो वो ये चाहेगा कि चलो इनकी पहले आपस में तबाही हो जाए, मैं इन पर एंट्री लूंगा। इसराइल इस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन में है। क्यों? गजा वाला सारा मामला डाइवर्ट होकर ईरान पर आ गया। आज जैसे ईरान ने कहा है कि मुनाफकत ज़रा चेक करें अमेरिका की और मुनाफकत चेक करें ज़रा यूरोप की। उन्होंने पहले यूरोप को कहा कि आप एक बात बताएं, नेतन्याहू ने कितना गजा में तबाही की, तुम लोगों ने रेजोल्यूशन लाए, ये लाए, उसके अरेस्ट वारंट जारी किए, कितनी दफ़ा तुम्हारी एयर स्पेस से गुजरा है, कितनी दफ़ा तुम्हारे मुल्कों से होता हुआ गया, क्या तुमने कभी गिरफ्तार किया उसको? और आज हालत ये है कि तुम्हारे मुल्कों में एहतजाज होता रहा, लेकिन हमारे मुल्क में जब होता है तो तुम उसको रंग देते। तो तुम लोग अपने चेहरों से तो जमहूरियत का लिबादा उड़ा हुआ है। असल मसला ये है कि जहाँ अमेरिका और इसराइल के फेवरेट डिक्टेटर्स, उसके हुक्मरान, उसकी जाली पार्लियामेंट,
इस तरह की चीज़ें हो, वहाँ पर ये सपोर्ट करेंगे उनको। लेकिन जहाँ उनको लगे कि मोडोरो हमारे खिलाफ है, अफ़गानिस्तान हमारे खिलाफ है, या उनको लगे ईरान हमारे खिलाफ है, तो ये वहाँ पर एक्शन लेने की हमेशा बात करते हैं। और रिसेंटली तो आप सब ने देखा कि कतर पर भी उन्होंने अटैक किया था। तो जो भी हो, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये इंडिकेट कर रही है कि ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। यमन कूदेगा, बहुत सारे फैक्टर्स कूदेंगे और फिर अमेरिका की तबाही होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।